नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने EVS के नेक्स्ट सेशन में। दोस्तों आज हम कुछ नए और कुछ इंडिया के मैप से रिलेटिव और अपने इन्वायरमेंट से रिलेटिव, कुछ लेयर्स के रिलेटिव, इन सब से संबंधित हम क्वेश्चंस देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के बेसिस से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चनों का इसमें जन्म होता है। आप एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से उनके आंसर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई सीमा नहीं है? ये जितने राज्य यहाँ पे दिए गए हैं इसमें से पूछा है कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो सबसे पहले हम इंडिया का मैप देख लेते हैं और उसमें देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। ये हमारे कुछ राज्य हैं इंडिया के सारे। तो इसमें से दिया है कि किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात, सबसे पहले आप गुजरात देख लो मैप में। गुजरात कहाँ है? ये हमारा गुजरात है। तो गुजरात के पास में ये समुद्री सीमा है, अरब सागर यहाँ पे पड़ता है। तो किस राज्य की कोई नहीं है, तो गुजरात तो आपका आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान। तो राजस्थान मैप में आपके यहाँ पे राजस्थान है, ये आपका। क्या राजस्थान के आसपास कोई समुद्री सीमा है? यहाँ पे आपको कहीं पे भी ओशियन दिख रहे हैं? सी नहीं, यहाँ पे नहीं है। चलो एक मिला आपको। सेकंड थर्ड पे आते हैं गोवा। गोवा आपका देखो यहाँ पे है, ये आपका गोवा है, ये गोवा है आपका। यहाँ पे क्या समुद्री सीमा है? हाँ, यहाँ पे ये अरब सागर की ये समुद्री सीमा है। तो गोवा भी आपका आंसर नहीं हुआ। महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र है ये। तो यहाँ पे तो समुद्री सीमा, ये मुंबई में ये पूरी समुद्री सीमा है, तो ये भी आपका नहीं हुआ। तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राजस्थान। और भारत की जो सीमाएं हैं ये जितनी भी ये इधर की सीमाएं हैं, ये क्या हैं? ये तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई हैं। भारत की जितनी सीमाएं हैं समुद्र तट से घिरी हुई हैं। और भारत के 9 राज्य और 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी समुद्री सीमा जो है वो समुद्र तट को छूती है। कितने? 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जिनकी समुद्री सीमाएं समुद्र तट को छूती हैं। तो वो कौन कौन से हैं एक बार हम देख लेंगे उन्हें। तो सबसे पहले तो आपका आता है आंध्र प्रदेश। पहले हम आंध्र प्रदेश को देखते हैं। तो आंध्र प्रदेश मैप में कहाँ है आपका? ये आपका है आंध्र प्रदेश। ये क्या है? ये समुद्री सीमा है जो बिल्कुल समुद्र तट को छूती है। ये देखिए इसके साइड में ये वे ऑफ बंगाल है, ये पूरा समुद्र को छूता है। तो सबसे फर्स्ट पे आपका ये हो गया। सेकंड आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल कहाँ है? ये आपका वेस्ट बंगाल है। ये हिस्सा आप जो रेड कलर का देख रहे हैं ये पूरा वेस्ट बंगाल है। ये किसको छू रहा है? ये वे ऑफ बंगाल है। देखिए यहाँ पे समुद्री सीमा ये छू रही है। थर्ड आपका है केरल। केरल कहाँ है? ये आपका केरला हो गया। मैप में नीचे आप देख सकते हैं ये आपका केरला हो गया। केरला की समुद्री सीमा ये हो गई। थर्ड आपका है कर्नाटक। केरल के जस्ट ऊपर आप यहाँ कर्नाटक देख सकते हैं, इसकी समुद्री सीमा ये अरब सागर हो गया। उड़ीसा, आप उड़ीसा आ जाइए। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर मैप में उड़ीसा है, इसकी भी समुद्री सीमा यहाँ पे है। तमिलनाडु, ये आपका तमिलनाडु है जिसकी समुद्री सीमा ये हिंद महासागर इधर है। महाराष्ट्र तो आप जानते ही हैं ऑलरेडी समुद्र के किनारे ही है ये। गोवा आपका ये है, गोवा भी समुद्र के किनारे ये पूरा बसा हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा? गोवा हो गया आपका। गुजरात भी आपका देखिए ये गुजरात है, ये भी पूरा समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। फिर आपका आ गया पुडुचेरी। ये कहाँ है? पुडुचेरी आपका यहीं पे है। ये आपका ये भी देखिए पूरा सी से घिरा हुआ है। फिर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये है, ये तो पूरा समुद्र में ही बसा हुआ है चारों तरफ से। उसके बाद दमन और दीव हैं। दमन और द्वीप जो हैं
ये यहाँ नीचे है, मैप में यहाँ दिख नहीं रहा आपको। लक्षद्वीप भी यहीं पे है, ये आपका लक्षद्वीप है। ये भी क्या है, ये भी समुद्र में ही घिरा हुआ है। तो ये इसमें से 9 जो है ये है, पूरे जितने भी ये राज्य हैं ये समुद्री सीमा और समुद्र तट से लगे हुए हैं। और भारत में जो सबसे लंबी समुद्री सीमा है वो किसकी है? जितने ये आप राज्य देख पा रहे हैं, इन सभी राज्यों में जो भारत की सबसे लंबी समुद्री सीमा है वो किसकी है? वो आपकी है गुजरात की। सबसे लंबी जो ये समुद्री सीमा आप देख पा रहे हैं ये गुजरात की है। इसकी जो डिस्टेंस है ये है 1600 किलोमीटर। कितनी है? ये 1600 किलोमीटर है। और सबसे कम जो है वो गोवा की है। किसकी? ये गोवा है आपका, इसकी सबसे कम है, इसकी जो है 160 किलोमीटर है। कितनी है? 160 किलोमीटर है। और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे लंबी जो समुद्री सीमा है वो है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो सबसे कम है वो दमन और द्वीप का है। तो ये आपके 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमाएं ऐसे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और इस मैप में और इस समुद्री सीमा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। जब हम किसी नदी का प्रदूषण मापते हैं तो किससे मापते हैं? BOD से मापते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जो जैविक ऑक्सीजन मांग है जिसे BOD हम कहते हैं, ये जल में उपस्थित जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उसमें के कारण घुलनशील जो ऑक्सीजन की कमी से उत्पन्न प्रदूषण होता है उन्हीं को मापा जाता है। किससे? BOD से। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होने वाला है? टाइफाइड, जुकाम, कॉलरा, मलेरिया। इसमें से कौन सा रोग है जो वायरस संक्रमण से होता है? तो आपका जो जुकाम है ये वायरस संक्रमण से होने वाले रोग हैं। जुकाम जिसमें आपका दस्त है, निमोनिया है, एड्स है। वायरस से कई सारे ऐसे रोग हैं जो फैलते हैं जिसमें आपका एड्स हो गया, डेंगू हो गया, ये भी मच्छर के काटने से होता है, ये भी एक वायरस है। मस्तिष्क ज्वर हो गया, खांसी हो गई और जो है जुकाम है, दस्त हो गई, निमोनिया है। ये सब कैसे हैं? ये सब वायरस से फैलने वाले रोग हैं। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ। तो साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा कि कौन सा किस से फैलता है, तो साथ में आपको ये भी याद हो जाएगा। और इस रोग में क्या होता है कि रोगी को बहुत तेज बुखार होता है और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है मलेरिया में। और जीवाणुओं द्वारा जो दूषित भोजन, पानी जो है उन्हें ग्रहण करने से क्या होता है? कालरा होता है। क्या क्या? दूषित भोजन, पानी, इन सबको ग्रहण करने से क्या होता है? कालरा होता है। तो वायरस जो है, वायरस संक्रमण से होने वाला जो रोग है इसमें कौन सा है? जुकाम है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ऐसा कौन सा है जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है? तो वो हमारी वृष्टि है। जो समशीतोष्ण कटिबंधीय, ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय और जो समशीतोष्ण कटिबंधीय हैं, ये दोनों स्थितियां भारत में पाई जाती हैं। तो इसमें से जो समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय हैं, इनके होने के कारण क्या होता है कि जो भारतीय कृषि का मौसम, भारतीय कृषि होती है, खेती होती है, उन पे मौसम संबंधी दशाओं का बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। तो जिसकी वजह से क्या है, ये मौसम से होते हैं, कृषि को प्रभावित करते हैं। तो उसमें क्या है? वृष्टि, ये कृषि को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं वायुमंडल से संबंधित। इसमें 1-2 क्वेश्चन ही, इसमें सभी मंडलों से
कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितनी लेयर है ये भी आप याद रखिएगा। तो जो पहले तो हम आपको आंसर इसमें बता देते हैं, फिर वायुमंडल समझाते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है वो होती है आपकी मध्यमंडल। एक बार हम एक इमेज देखते हैं और उसी के बेसिस से समझते हैं कि वायुमंडल है क्या। ये हमारा इन्वायरमेंट की ये लेयर हैं, सभी उनकी परतें हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। वायुमंडल जो है वो जलवाष्प और धूल के कण और अन्य अशुद्धियों की असमान मात्रा में जो चीज़ें वायुमंडल में मौजूद रहती हैं। और वायुमंडल क्या है कि ये विभिन्न इसमें वायुमंडल में जो है विभिन्न गैसें पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है किसकी मात्रा होती है? सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। नाइट्रोजन N2 जो आपका नाइट्रोजन है ये इसमें आपको मिलेगा 78%। वायुमंडल में जो ये पाए जाते हैं 78% है। फिर आपकी ऑक्सीजन है O2, ये आपको 21% मिलेगी। फिर आपका आता है आर्गन। आर्गन का केमिकल, ये केमिकल नेम AR। आर्गन आपका है 0.93%। ये कितना पाया जाता है? 0.93%। उसके बाद आपका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कितनी पाई जाती है? ये 0.03% पाई जाती है। कितनी? 0.03% पाई जाती है। तो ये वायुमंडल में जितनी गैसें पाई जाती हैं उन गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन आपकी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जो वायुमंडल है ये वायुमंडल में जलवाष्प जो है इसमें क्या है कि जो गैसों का 99% भाग है वो मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है, जो इसमें जितनी भी गैसें हैं। और जबकि धूल कणा और जलवाष्प का 90% भाग जो है वो अधिकतम कितना होता है? 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक ही मिलता है आपको। जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट में आगे बढ़ते जाएंगे वो 10 किलोमीटर तक ही आपको मिलेगा। तो इसकी जो वायुमंडल की जो पहली परत होती है, सब हम आपको शॉर्ट में थोड़ा समझाएंगे। अगर आपको ये लगता है कि इसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दें, अलग से बताएं, तो कृपया आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो इसके लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बहुत अच्छे से हम एनवायरनमेंट पूरा समझा देंगे, ताकि इससे रिलेटिव जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। पहले तो हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में इन सभी परतों के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे, किसमें क्या होता है, क्या परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले हमारी जो परत है वो है ट्रोफोस्फीयर, जिसे हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। सबसे पहली परत ट्रोफोस्फीयर होती है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल में क्या होता है कि जितनी भी जैवमंडलीय परिस्थितियां हैं, जो भी जीवित प्राणियों के लिए जितनी भी जैवमंडलीय परिस्थिति तंत्र है, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सब हमारी इसी क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। और जो ये मौसम संबंधी सभी घटनाएं इसमें परिवर्तन लाती हैं, उसको क्या करते हैं? उसी वजह से इसे हम परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, जो इन सभी घटनाओं की वजह से इस मंडल में परिवर्तन होता है। और इस मंडल की जो सीमा है वो विषुववृत्त के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर, कितनी है? 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर है। विषुववृत्त के ऊपर 18 है और ध्रुवों के ऊपर लगभग 8 किलोमीटर तक है। और इसमें क्या है कि जलवाष्प और धूल कणों का अधिकांश भाग जो आपको देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा इसी ट्रोफोस्फीयर में ही आपको मिलेगा, क्षोभ मंडल में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेकेंड आपका आता है स्ट्रेटोस्फीयर, जिसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल। सेकेंड आपका आता है समताप मंडल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। ये आपका हो गया समताप मंडल। तो इसका जो विस्तार होता है वो 8 या 18 से जो है 8 या 18 से कितना होता है? 50 किलोमीटर तक का होता है इसका जो विस्तार है, ये पूरा विस्तार इसका। और ये क्या कहता है? इसमें ओजोन परत की लेयर पाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत की लेयर जो होती है
वो ओजोन परत वो किस मंडल में पाई जाती है, तो वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। और ओजोन परत की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 15 से 35 किलोमीटर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन परत पाई जाती है, जिसकी वजह से हम इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। और ओजोन गैसों का मुख्य काम क्या होता है कि ये जो ओजोन गैसें होती हैं ये परावैंगनी किरणों को सोख लेती हैं और उन्हें पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती हैं। तो ऐसा क्या होता है कि वो अधिक गर्म होने से तथा पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती हैं। जब ये परावैंगनी किरणें ओजोन लेयर उन्हें ऑब्जर्व कर लेंगी तो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सब चेंज होता जा रहा है। और वायुमंडल में जो तापमान है वो हमेशा स्थिर रहता है। इस मंडल में, इस स्ट्रेटोस्फीयर में जो तापमान है वो स्थिर रहता है, लेकिन क्या होता है कि 20 किलोमीटर के बाद जो है वो बढ़ने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण ही होता है, जबकि जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करके तापमान बढ़ा देती हैं। और इसी मंडल के जो निचले हिस्से में क्या है, वायुयान जो ये जहाजें उड़ती हैं आपकी, वो तो मैक्सिमम ट्रोपोस्फीयर में ही होती हैं, लेकिन इसकी जो ये निचली परत होती है इसमें क्या ये उड़ान भरने के लिए भी एक आदर्श दशाएं मानी जाती हैं जितनी भी हैं। तो ये आपका 2 मंडल क्लियर हुआ, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। थर्ड पे हम आते हैं, हमारा आ गया मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर आपका कौन सा मंडल है? ये आपका मध्य मंडल है मेसोस्फीयर। इसकी जो डिस्टेंस होती है वो 50 से 85 होती है, 50 से 85 किलोमीटर। कहीं कहीं पे आपको 80 किलोमीटर भी मिल जाएगा। तो ये 50 से 85 किलोमीटर तक का होता है। और इसमें क्या होता है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के जस्ट ऊपर ही पाई जाती हैं ये परतें, और इनका जो विस्तार होता है वो 50 से 55 किलोमीटर से 80 से 85 किलोमीटर तक ही होता है। और इस मंडल में क्या है कि तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है तथा लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। और इसकी ऊपरी सीमा के बाद पुनः ताप में वृद्धि होने लगती है। जैसे ऊपरी सीमा में आएंगे आप, इसके बाद फिर वृद्धि होने लगती है। फोर्थ हमारा आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। थर्मोस्फीयर की कितनी होती है? थर्मोस्फीयर जो है ये आपका 80 से, थर्मोस्फीयर जो है इसकी जो डिस्टेंस है वो 80 से कितनी होती है? 640 690 ऐसे हो सकती है। 80 से 690 होती है इसकी थर्मोस्फीयर की। और जो है इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में भी तेजी से वृद्धि होती है। और इसमें क्या होता है कि जो विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें हम क्या आयन कहते हैं, इन्हीं की अधिकता के कारण इस मंडल का जो नाम है वो आयन मंडल भी रखा गया। और ये जो कण होते हैं ये रेडियो तरंगों को भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं और बेतार संचार को संभव करते हैं। इसी थर्मोस्फीयर में क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ उपकरण वगैरह भेजे जाते हैं वो भी इसमें होते हैं। और जो सैटेलाइट वगैरह हमारी हैं, जिनकी वजह से हमारा और आपका ये कनेक्शन हो पा रहा है नेट का, और इन सब के जो भी मतलब सैटेलाइट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये सब किस में है? ये सब एक्सोस्फीयर में होती हैं। एक्सोस्फीयर आपका वायुमंडल होता है और इसका जो विस्तार होता है वो होता है 640 किलोमीटर के ऊपर होता है। ये जा सकता है आपका 640 किलोमीटर से स्टार्टिंग, 640-690 से ये आपका 10,000 किलोमीटर तक का होता है। इसमें इसे क्या है कि ये वायुमंडल का सीमांत क्षेत्र कहा जाता है। इस मंडल की वायु जो है वो अत्यंत विरल होती है और यहाँ गैसों का जो घनत्व होता है वो बहुत कम पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा मंडल समझ में आया होगा। हमने शॉर्टकट में आपको सब समझा दिया है। अगर आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और हम आपको अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिससे सारी चीज़ें आपको एकदम 1 to 1 क्लियर करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो इसमें से आपकी जो ग्रीन हाउस गैस है वो है मीथेन।
मीथेन आपकी कैसी है? मीथेन आपकी ये ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है कि जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती है, वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य गैस होती है वो हो गया CH4 जो मीथेन है। सेकेंड आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2। थर्ड आपका हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और 4 आपकी है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये 4 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस की हैं। और मानवीय कारणों से जो ग्रीन हाउस गैसों का स्तर पर्यावरण में बढ़ता जा रहा है वो किसकी वजह से? उसका मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी ये 1973 में हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि भारत में जो बाघों की घटती संख्या है उसको रोकने के लिए और उनके संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। और भारत का जो सबसे पुराना प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। यहीं पे सबसे पहले जो है बाघों के संरक्षण के लिए बात हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची हुई है? कौन सी रेखा है जो 180 मेरिडियन पर खिंची हुई है? वो आपकी है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये 180 मेरिडियन यामोत्तर पर खिंची हुई है। और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने से एक दिन बढ़ जाता है। जब ये पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर जाती है तो क्या होता है? उस दिन एक दिन बढ़ जाता है। और इस तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने से एक दिन घटता भी है। पहले बढ़ता कब है? जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है तो एक दिन इसमें बढ़ता है। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है तो इसमें एक दिन क्या होता है? घट जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो आपका स्थित है ये तमिलनाडु में स्थित है। और गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये उथले पानी की खाड़ी है। कैसी? उथले पानी की खाड़ी है गल्फ ऑफ मन्नार। और ये हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक जो भाग है उसका भी निर्माण करती है गल्फ ऑफ मन्नार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो लिंगानुपात है वो क्या है? वो आपका जो है 943 था। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिले हैं तो वो आपका था 943 अनुपाते 1000। 943 अनुपाते 1000 ये आपका अनुपात था जनगणना के अनुसार। और भारत में जो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन सा है? हरियाणा है। साथ साथ ये भी आप लोग याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा, पहला राज्य कौन सा है? तो वो आपका हरियाणा है, जहाँ केवल कितने हैं? 879 अनुपाते 1000। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो केरल है। सबसे कम कौन सा है? हरियाणा है। और जो सबसे अधिक है वो कौन सा है? केरल है। यहाँ पे 1084 अनुपाते 1000। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, साथ में आप लोग इसे भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो जिसे हम किसान का मित्र कहते हैं वो कौन सा प्राणी है? केंचुआ है। और केंचुआ जो होता है क्या करता है कि नीचे की मिट्टी की ऊपरी सतह को, नीचे से जो मिट्टी की ऊपरी सतह और नीचे की जो सब मिट्टी होती है उसे ऊपरी सतह पे लाने का कार्य करता है, जिससे मिट्टी बहुत भुरभुरी हो जाती है ताकि, और इससे क्या होता है कि जो फसलों को वो पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी होती है।
पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो चिपको आंदोलन से जो राज्य जुड़ा हुआ है वो आपका उत्तराखंड है। और चिपको आंदोलन के जो हेड थे, जिन्होंने शुरुआत की थी, वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। और चिपको आंदोलन था क्या? चिपको आंदोलन जो था ये आपका ऐसे था, ये कहाँ से शुरू किया गया था? उत्तराखंड का है। चिपको आंदोलन में क्या था कि लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, उसके बचाव के लिए एक गोल सा छल्ला बनाते थे पेड़ों के चारों तरफ, ताकि उनका बचाव हो सके। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित है और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और नियोलॉजी में, नियोलॉजी के अंतर्गत जो होता है ये तंत्रिका तंत्र आता है। इसके अंतर्गत क्या आता है? तंत्रिका तंत्र आता है नियोलॉजी के अंतर्गत। इथियोलॉजी के अंतर्गत आपका जीवों का आता है। नियोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र आता है। इटियोलॉजी के अंतर्गत आपका आता है, इसमें जो है रोगों की विभिन्न जांचें होती हैं इसमें, इटियोलॉजी के अंतर्गत। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है ये। और समुद्री शैवाल में आयोडीन की प्रचुरता वाले जितने भी शैवाल हैं, जैसे लेमिनेरिया, इसमें आयोडीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये सब समुद्री शैवाल हैं। इसमें कौन कौन सा है? लेमिनेरिया, लेमिनेरिया है ये। लेमिनेरिया नाम याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं। लेमिनेरिया और या इसे सिवार भी कहते हैं। एक इसका दूसरा नाम है सिवार। इसमें आयोडीन सबसे अधिक मात्रा में होता है। और चिकित्सा के जो क्षेत्र में आयोडीन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है वो इन्हीं सब चीज़ों से होता है। सैके, सैके या लाइकेन, ये कैसे होते हैं? ये सहजीवी होते हैं। सहजीवी पौधे कौन से होते हैं? सहजीवी पौधे या जंतु वे होते हैं जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, वो सहजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक और लाइकेन होती है, तो लाइकेन जब ऐसे तो खाली पनपती नहीं है, तो लाइकेन को पनपने के लिए कवक उगते हैं पेड़ों की छालों पे, जो बहुत छोटे छोटे पौधे की तरह से हरे हरे से होते हैं, तो उनके ऊपर लाइकेन उगती है। तो इससे क्या होता है कि दोनों साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। और जो राइबोसोम है वो प्रमुख सहजीवी का उदाहरण होता है। अपघटक जो है वो सूक्ष्मजीवों का समूह होता है और जो क्या करता है कि मृत जीवों को पार्थिव अवयवों में तोड़ देता है, वो आपका अपघटक होता है। सीएनजी का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। सीएनजी के ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? वाहनों एवं उद्योगों के रूप में होता है। इसमें इसके अवयव में मीथेन, इथेन और प्रोपेन, 3 गैसें आती हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो पर्यावरण जागरूकता का जो सृजन होता है वो आपका क्षेत्रीय भ्रमण से होता है। आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आप बच्चों को जब क्षेत्र के भ्रमण के लिए ले जाएंगे, जैसे उन्हें चिड़ियाघर दिखाएंगे, रिजर्व उद्यान दिखाएंगे, ये सब चीज़ें जब उन्हें जंगल के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे और वो दिखाएंगे, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान दिखाएंगे, पार्क दिखाएंगे, तो इन सब से क्या होता है कि बच्चों का जो है वो पर्यावरण जागरूकता का जो विस्तार होता है थोड़ा, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्षेत्रीय भ्रमण कहते हैं। इसमें उनकी बहुत ही उपयोगिता होती है और पर्यावरण भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण से ही जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी विद्यार्थी प्रोत्साहित भी होते हैं। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? एलपीजी जो है वो किसका संक्षिप्त रूप है? वो क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है आपकी एलपीजी। और एलपीजी के जो मुख्य अवयव हैं वो कौन कौन से हैं जो इसमें गैसें भरी जाती हैं? एलपीजी गैस ही है जिसे हम घर में खाना बनाने के रूप में यूज़ करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन, 2 गैसों का मिश्रण होता है ये एलपीजी, जो खाना बनाने के काम में आता है। इसमें धुआं नहीं निकलता है, जिससे श्वसन संबंधी क्रियाओं पे, बीमारियों पे थोड़ा रोक लगा हुआ है। और वर्तमान समय में एलपीजी जो वो शीतलक के रूप में, जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के
स्थान पर अधिक मात्रा में प्रयुक्त हो रहा है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो वो है परावैंगनिक किरणें, जिन्हें ओजोन परत अवशोषित करती है। एक बार हम इन फिगर के माध्यम से समझते हैं। जब ये सूर्य से परावैंगनिक किरणें चलती हैं तो हमारे ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल है, सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, समताप मंडल। इसी समताप मंडल में हमारी ओजोन की परत पाई जाती है, जो क्या करती है कि जब सूर्य से परावैंगनिक किरणें चलती हैं तो ये इन्हें यहीं पे सोख लेती है, ऑब्जर्व कर लेती है, जिसे पृथ्वी पर आने नहीं देती है। अगर इसकी बहुत अधिक मात्रा पृथ्वी पर पहुंचेगी परावैंगनिक किरणों की तो सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर, त्वचा का जो कैंसर है वो होने का खतरा बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा कि आम आदमी भी जब हम धूप के संपर्क में आएंगे तो उससे हमारी स्किन पे जो है लाल लाल धब्बे चकत्ते पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। जिससे पृथ्वी पर, और ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, इस वजह से क्या है पृथ्वी पर जो जीवन है वो बहुत ही सुरक्षित है ओजोन परत की ही वजह से। चमगादड़ स्तनधारी है, क्यों? चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है, क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो बच्चे देता है, इसीलिए ये मैमल्स है, स्तनधारी है। ये आपका चमगादड़ है। इसके पंख बहुत ही हैवी होते हैं, दोनों साइड फैले हुए होते हैं। ये अक्सर क्या करते हैं, पेड़ की डाल पे या पुराना घर हो, खंडहर टाइप का हो, उन सभी जगहों पे ये अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। नाइट क्रिएचर होते हैं और रात के समय ही निकलते हैं चमगादड़। तो ये स्तनधारी क्यों होते हैं? क्योंकि ये बच्चे देते हैं। पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण की परिभाषा क्या है? पर्यावरण जो है वो एबायोटिक और बायोटिक दोनों घटक हैं। कैसे? एबायोटिक और बायोटिक दोनों घटक होते हैं और ये अनेक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। ये तत्व जो है ये व्यवस्थित समूह में होते हैं, जिसमें सभी घटक जो एबायोटिक और बायोटिक होते हैं वो प्रकृति में संयुक्त रूप से रहते हैं। और पर्यावरण जो है वो जीवन हेतु बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण से सभी जीवों को क्या होता है कि जलवायु और भोजन जैसी मूलभूत वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिससे मानव जीवन सुगमता से चलता रहता है। तो वो सब इसीलिए पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से कौन सी संस्था वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? कौन सी संस्था जो वन्यजीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वन्यजीव संरक्षण के जो प्रति समर्पित संस्था है वो हमारी जो है वो IUCN है। इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया वो, इसलिए हम आपको अलग से बता दे रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वन्यजीव संरक्षण की है वो आपकी IUCN है। ये विश्व की सर्वाधिक विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों हेतु एक व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करती है। और ये IUCN संस्था जो है और इसी के अंतर्गत वन्यजीव संरक्षण के प्रति जो है सारी खोजें होती हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ विजन के लिए जो प्रयुक्त रसायन है वो सिल्वर आयोडाइड है। और इसमें जो कृत्रिम वर्षा से क्या होता है कि बादलों की जो भौतिक अवस्था होती है उसमें कृत्रिम तरीके से परिवर्तन किया जाता है, मतलब नेचुरली नहीं होता है, वो कृत्रिम तरीके का होता है। यह प्रक्रिया क्या कहती है? क्लाउड सीडिंग कहते हैं, जिसमें बादल बनते हैं। इन्वायरमेंट से प्रक्रिया करके वहाँ पे बादल बनाए जाते हैं, जिन्हें आप समझ सकते हैं कि एक डुप्लीकेट वो क्या होता है कि कृत्रिम होते हैं। और कृत्रिम बादलों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल आपका किससे तैयार किया जाता है? जेट्रोफा से, और एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में भी यूज़ होता है। इसमें आपका जेट्रोफा हो गया, करकास हो गया, पोनगोमिया हो गया, ये सब पौधे कैसे हैं? ये सब बायोडीजल के होते हैं। इसके अतिरिक्त पशुओं की जो वसा तेल और खाना पकाने के अपशिष्ट तेल से भी बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है।
और विश्व ओजोन दिवस संरक्षण किसके लिए, जागरूकता के लिए भी मनाया जाता है। सिल्वीकल्चर संबंधित है, सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है, वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। सिल्वीकल्चर ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है। इसमें सिल्वी का मतलब होता है SILVI, सिल्वी, सिल्वी का मतलब होता है वन, और जो कल्चर होता है कल्चर का मतलब होता है खेती। वन में खेती या वन की खेती ये जो होती है वो हमारे सिल्वीकल्चर होती है। इसमें क्या होता है कि सिल्वीकल्चर में वनों की खूबसूरती, उनकी विकास और उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो गुणवत्ता है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, इन सभी नियंत्रित दशाओं में उन्हें निखारा और सजाया संवारा जाता है। ये हमारा सिल्वीकल्चर होता है। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, किस जनपद में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये आपका है चंदौली। चंदौली कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे विंध्यवन रेंज में ये जो विजयगढ़ और नौगढ़ नामक दो पहाड़ियाँ हैं ये वहीं पे फैला हुआ है वन्यजीव, चंद्रप्रभा वन्यजीव। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1957 ईस्वी में हुई थी। जो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, उसकी शुरुआत 1977 ईस्वी में हुई थी। वो लखीमपुर खीरी में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, द्वितीय श्रेणी का, पहले हम एक फूड वेब देखते हैं। ये आपका एक इकोसिस्टम है और इसमें हम देखेंगे कि इसमें पूछा कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं स्टार्टिंग से, ये हमारे जो हरे पेड़ पौधे, घास फूस होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और ये साग सब्जियाँ जितनी पत्तेदार होती हैं, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्रोड्यूसर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सब क्या होते हैं, ये सब प्रोड्यूसर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं। उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, फर्स्ट लेवल के जो प्रथम श्रेणी होती है वो हमारी आती है प्राइमरी कंज्यूमर। ये प्राइमरी कंज्यूमर जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं। ये जो मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, ये इन्हीं घास फूस पेड़ पौधों को खा के जीवित रहते हैं। तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर है, जिसमें चूहा हो गया और टिड्डे हो गए, तितलियाँ हो गई, ये सब जो है ये सब प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। बकरी हो गई, हाथी हो गई, ये सब प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीय श्रेणी में आपके ऊदबिलाव हो गए, सांप हो गया, चिड़िया हो गई जो कीट पतंगों को खा जाती है, फिर बांझ हो गया, इन्हें खा जाता है। इसमें मनुष्य भी आते हैं, मनुष्य तो ओमनिवोरस होते हैं, ये सभी श्रेणियों में पाए जाते हैं, सब कुछ खाते हैं ये। लेकिन ये भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी श्रेणियों में आते हैं। तो द्वितीय श्रेणी में कौन सा आता है इसमें से, क्या आपका हाथी है, नहीं, हाथी जो शाकाहारी होता है। शेर आपका टर्शियरी में आता है। बकरी आपकी प्राइमरी में आती है। तो जो द्वितीय श्रेणी का है वो क्या है, वो सांप है आपका, जो सेकंड श्रेणी में आता है। झूम खेती होती है। झूम खेती कहाँ पे होती है, झूम खेती आपकी जो है ये मेघालय में की जाती है। यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है मेघालय में। ये अक्सर पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों पर ही की जाती है। ये पूर्वोत्तरी क्षेत्रों में भी की जाती है, जहाँ पे जैसे मेघालय है, आपका नागालैंड है, मणिपुर है, इन सब जगहों पे। और झूम खेती ये एक प्रकार की खेती है जिसमें क्या करते हैं, वृक्षों और वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला देते हैं और फिर जब मृदा में जो उर्वरता समाप्त होने पर उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर फिर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। मतलब एक ही जगह पे खेती बराबर नहीं की जाती है, थोड़ा थोड़ा करके कई जगहों पे ये लोग खेती करते हैं। और एक जगह पे जब ये फसल उगाते हैं तो जब वो फसल कट जाती है तो उन्हें क्या करते हैं, काट के जला देते हैं। फिर इस जगह को छोड़ देंगे, दूसरी जगह पे सेम प्रक्रिया करेंगे, तब तक 2 से 3 साल इस जगह में निकल जाता है। फिर वापस से
यहाँ पे खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। झूम झूम के मतलब थोड़ी थोड़ी जगहों पे ऐसे खेती करते रहते हैं, इसलिए इनका नाम झूम खेती पड़ा है। तो ये कहाँ पे होती है? मेघालय में। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ जो है वो किसका ठोस रूप है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। और शुष्क बर्फ का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से बर्फ़ जमाने की फैक्ट्री में किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई अलग से जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको अलग से इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।